हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं और उस लेक्चर सीरीज के क्रम में 2 चैप्टर लगभग होने वाले हैं। पहला हो चुका है, उसका नाम था फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण, और दूसरे चैप्टर में हम लोग हैं काफ़ी कुछ कर चुके हैं। उसमें एक सेगमेंट ख़त्म भी हो चुका है, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा लिए हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं चैप्टर क्या है और चैप्टर का नाम क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरा चैप्टर है फ्रिक्शन का, घर्षण बल का। और घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें स्टार्टिंग में बात हुई थी कि हमें 3 टाइप के फ्रिक्शन के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक था ब्लॉक फ्रिक्शन, दूसरा है लैडर फ्रिक्शन और तीसरा है बेल्ट फ्रिक्शन। तो ब्लॉक फ्रिक्शन के पिछले करीब 10-12 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करते हुए हम लोगों ने ब्लॉक फ्रिक्शन को बहुत डिटेल में कवर किया है। अगर आपके पास अभी भी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप यहाँ चाहते हैं कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो जो दिए गए नंबर्स हैं, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इसमें से एक नंबर मेरा भी है। ये जो नंबर है 9454516818, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें तो डेफिनेटली आपका वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करके और यहाँ पर इसको वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो नया हमारे पास टॉपिक शुरू होने वाला है घर्षण बल में, जैसा कि बताया गया था आपसे कि हम 3 टाइप के चीज़ें पढ़ने वाले थे फ्रिक्शन में। पहला था ब्लॉक फ्रिक्शन, जो कि अब कवर हो चुका है, ब्लॉक फ्रिक्शन। दूसरा है लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप सबके घरों में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं, आपने कभी कभी सीढ़ी का यूज किया होगा। सीढ़ी, वही सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी, एल्युमिनियम की सीढ़ी, डंडे वाली सीढ़ी, जिसको दीवार के साथ और फर्श पे रख कर, टिका कर हम थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ काम करने के लिए। या बिल्डिंग वगैरह बन रही होती हैं तो वहाँ पर सीढ़ी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक लैडर फ्रिक्शन पढ़ना था और तीसरा एक और पढ़ना है जिसको कह रहे हैं बेल्ट फ्रिक्शन। बेल्ट फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन में 3 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग फ्रिक्शन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद फ्रिक्शन के जो और एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज या डिफरेंट इक्विपमेंट वाइज देखना पड़ेगा। अब अगर आप सिविल के हैं तो आप फ्रिक्शन कहाँ देखेंगे, आप फ्रिक्शन रोड पर देखेंगे। एक गाड़ी रोड पर कैसे चलती है, तो गाड़ी तो बनाएंगे मैकेनिकल वाले और सड़क बनाएंगे आप, तो सड़क और गाड़ी के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन हो, आपको वहाँ देखना है। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो भी मशीनरी बनाएंगे, उसके मेंबर्स आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे, मूव करेंगे, तो उनको उसके बीच में देखना है। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के तौर पे ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं तो दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फ्रिक्शन कहीं भी आएगा तो उसको हम डील कैसे करेंगे। तो अभी जो हुआ है, अब हम लोग इसको फिनिश कर चुके हैं, ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। आज से शुरू कर रहे हैं दिस पार्ट को, ठीक है। लैडर फ्रिक्शन करेंगे, इसमें देखते हैं कितने लेक्चर में ये मैटर ख़त्म होता है। आइए समझा जाए। बहुत आज का लेक्चर न्यूमेरिकल शायद ना करा पाएँ क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। कॉन्सेप्ट बेस पे समझेंगे कि फ्रिक्शन लैडर में कैसे काम करता है, एक सीढ़ी आपके घर में फर्श पे और दीवार के सहारे कैसे रुकती है, कैसे टिकती है, हम सीढ़ी पर चढ़ते कब हैं, कब नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। वो सारी बातें हमें करनी है। तो अगर हम लोग लैडर की बात करें तो लैडर के बारे में कुछ तो सूचना, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या क्या मिलनी चाहिए, जैसे एक लैडर है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लैडर यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो होमोजीनियस है ना। होमोजीनियस है मतलब सामांग सीढ़ी है। सामांग का मतलब क्या है, ये जा समझ लें। सामांग, हाँ, सामांग सीढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी सीढ़ी जिससे वो बनाई गई है, बांस से बनी है या लोहे से, स्टील से बनी है, एल्युमिनियम से बनी है, उसकी यूनिफॉर्म है। पहली बात तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट पे लाई करनी चाहिए, यूनिफॉर्म होगी। उसकी थिकनेस, उसके मेंबर्स की मोटाई, उसके मटेरियल की डेंसिटी, सारी प्रॉपर्टीज अगर यूनिफॉर्म होगी तभी जाके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीढ़ी के मिड पॉइंट पे होगा। तो ऐसा कोई सीढ़ी जो ऊट पटांग हो, नीचे से मोटा हो, ऊपर पतला हो, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो घरों में बांस की सीढ़ियाँ होती हैं, गांव में जो बांस की सीढ़ियाँ होती हैं, बांस नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है।
अगर आपने स्टील की सीढ़ी ली है, एल्युमिनियम की ली है, जिसको प्रॉपरली बनाया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक उसके जो पाए हैं उनकी मोटाई एक जैसी है, तभी हम उसको यहाँ पे ले रहे हैं। समांग सीढ़ी होने का मतलब ये है। अब लैडर अगर हमारा होमोजीनियस है तो उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, सीढ़ी कितनी लंबी है। तो उस लेंथ को, टोटल लेंथ को हम यहाँ पे 2L ले रहे हैं। 2L क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2L लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में काम करेगी, L ऊपर होगा, L नीचे होगा, ऐसे करके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ऊपर का सेक्शन L होगा और नीचे का सेक्शन L होगा। अगर L ले लेंगे तो ऊपर L/2 लिखना पड़ेगा, नीचे L/2 लिखना पड़ेगा। तो 2L केवल अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई, 2L। तीसरा काम क्या पता होना चाहिए, सीढ़ी का वेट पता होना चाहिए। तो वेट हम लोग मान लेते हैं W, ये वेट सेंटर पे काम करेगा। इतनी बातें तो हमें सीढ़ी के बारे में मालूम चल गई। दूसरा, क्योंकि अभी आप देखेंगे सीढ़ी वॉल जो आपकी दीवार है उस पर, और फ्लोर जो फर्श है उसके सहारे सीढ़ी खड़ी होती है। जैसे एक फिगर बना ही लें, है ना, मैंने फिगर पहले से बना के रखा हुआ है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मान लेते हैं, इसको लेके आते हैं थोड़ा बड़ा करके, है ना। ये सीढ़ी देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, इसी सीढ़ी की बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा और बड़ा कर लें, चलिए, ये लैडर है, ठीक। ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है वो लैडर है, और ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये हमारी सीढ़ी है। और ये सीढ़ी जो है इस लैडर है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो दीवार है और फर्श है ना। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दीवार और फर्श का सरफेस एक जैसा हो। किसी भी घर में दीवार का सरफेस और फर्श का सरफेस एक जैसा होता नहीं है। हाँ, अगर इत्तेफाक से आपने वही टाइल्स फ्लोर पे भी लगाई है, वही सेम टाइल्स आपने दीवार पर भी लगा दिया है, तब कह सकते हैं कि सरफेस वो दोनों सेम होंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैडर और वॉल ये यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट पॉइंट पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि सीढ़ी सरकने की कोशिश करेगी, रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात होगी, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहाँ होगा। ऐसे ही ये पॉइंट भी कांटेक्ट में है, जब सीढ़ी सरकेगी तो ये सीढ़ी पीछे भागेगी, तो यहाँ पर भी आएगा, क्या आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा। और जब रिलेटिव मोशन आएगा, सापेक्ष गति आएगी, तब यहाँ पर भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब दो तरह का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हम लेंगे μ1 जिसे कहेंगे, जिसे हम कह लेते हैं मतलब अगर इस पॉइंट को A माने तो एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट μA लिख लेंगे। μA का मतलब क्या है, ये कॉफिशिएंट कहाँ लिया जा रहा है, तो लैडर और वॉल के बीच में, जो आपके पास वॉल है, दीवार है, उसके बीच में, इस पॉइंट को हम लोग A मानेंगे। ऐसे ही दूसरा पॉइंट होगा, इसको B मानेंगे, तो यहाँ पे μB लिखेंगे, और इसका जो ये होगा लैडर और फ्लोर के बीच में, और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इतना होगा, है ना। तो ये लैडर और फ्लोर की बात समझ में आपको आ गई, ठीक। इतने डाटा के साथ हमें काम करना है और पता करना है कि क्या है, ठीक। अब जरा समझा जाए कॉन्सेप्चुअल बेस पे कि सीढ़ी हमारे लिए कब उपयोगी है, कब नहीं है, ठीक। सपोज दैट इसी लैडर को हमने पहले थोड़ा सा और पास रखा था। हम लोग जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो क्या करते हैं, सीढ़ी को लगाते हैं, दीवार पे टिकाते हैं, फर्श पे टिकाते हैं, और एक कभी खेल खेलिए कि पहले सीढ़ी को हमने यहाँ टिकाया, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ रखा, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट थोड़ा ऊपर रहेगा, यहाँ रहेगा। कुछ सीढ़ी ऐसे रखी जाएगी, मैं एक बार बना ही देता हूँ। मान लेते हैं सीढ़ी मैंने कुछ ऐसे, सपोज दैट ये लैडर कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये पास चला जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करिए कि इस पॉइंट को थोड़ा और पीछे करिए। जब इस पॉइंट को हम पीछे करेंगे तो ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। करके छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद खड़े हैं तो क्या सीढ़ी अपने आप गिर जा रही है, नहीं गिर रही है। अब नहीं गिर रही तो कहा जा रहा है थोड़ा और पीछे करिए, तो हमने इसको थोड़ा और पीछे किया, थोड़ा और पीछे किया, यहाँ तक लाए,
छोड़ दिया, अभी नहीं गिर रही है, तो कहा जा रहा थोड़ा और पीछे लाइए। ऐसे करते करते हम सीढ़ी का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, कभी यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये केस ऐसे बनता रहेगा। कब तक कर पाएंगे काम? इस काम को आप कब तक कर पाएंगे? ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप सीढ़ी को यहाँ रखेंगे और रखकर जब छोड़ेंगे तो सरक जाएगा। तो आपसे वो पॉइंट की बात नहीं हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि सीढ़ी को इतना पीछे लाइए, इतना पीछे लाइए, उसके बाद छोड़ा जाए तो सीढ़ी सरके ना, सरकने वाली हो जाए, स्लाइड ना करे, इम्पेंड टू स्लाइड हो जाए, स्लाइड करने वाली हो जाए। मतलब अगर उसके बाद थोड़ा सा भी पीछे किया और छोड़ा और हम हटे वहाँ से तो सीढ़ी सरक के गिर जाएगी, है ना। तो अभी तो हम लोग यही कह रहे हैं कि एक सीढ़ी को पहले रखा, फिर ऐसे 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 करते समय आए, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस समय जो मैंने ये अवस्था बना के आपको दिखाई है, ये पॉइंट, ये अवस्था, ये स्टेटस वो स्टेटस है कि हम सीढ़ी को, इस सीढ़ी के इस पॉइंट को, बी पॉइंट को पीछे करते रहे, यहाँ पे लाके जब रखा है, अब ऐसा लग रहा है कि अगर इसके बाद 0.1 mm भी पीछे करेंगे और छोड़ देंगे तो ये पॉइंट स्लाइड होकर इधर भागेगा और सीढ़ी का ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, स्लाइड होकर इधर भागेगा और सीढ़ी का ए पॉइंट नीचे जाएगा, है ना। तो ये जो डायग्राम बना के रखा है कलरफुल मैंने, ये उस कंडीशन में है जब सीढ़ी सरकने वाली है, सीढ़ी हमारी सरकने वाली है, मीन्स सीमांत घर्षण की अवस्था में है, मीन्स लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन पे है, ठीक है। तो ये जब इस पोजीशन के पहले जब हम लोग थे तो ये सारी पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, ऐसे एक पोजीशन यहाँ और ले लें, 4-5 ले लें, ये सारी पोजीशन सीमांत घर्षण पे नहीं है, ये सीमांत घर्षण के पहले की अवस्था की है। ये जो पोजीशन दिखाई पड़ रही है, इस पोजीशन पर हमारी लैडर सीमांत घर्षण पे है, लिमिटिंग कंडीशन पे है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इस समय जो डायग्राम बनाया गया है, ये जो डायग्राम है ये कब बनाया गया है? एट लिमिटिंग कंडीशन, सीमांत घर्षण की अवस्था पर ये डायग्राम बना है, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, और आपने अभी तक फ्रिक्शन में हमेशा यही कहते आए हैं कि जब बॉडी कोई लिमिटिंग कंडीशन पे होती है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहते हैं साहब म्यू आर होती है। ये फॉर्मूला केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पर ही वैलिड है, इसके पहले इसके बाद इसको हम अप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इस समय ये फिगर हमारा लिमिटिंग कंडीशन पे है। लिमिटिंग कंडीशन पे होने का मतलब क्या है कि जरा सा भी इसको पीछे नहीं कर सकते, जैसे ही पीछे करेंगे गिर जाएगी। तो ज़रा सोच के बताइए, क्या इस सीढ़ी पे आप चढ़ना चाहेंगे? मम्मी कहते हैं इस सीढ़ी पे चढ़ के ज़रा सामान उतार दो, तो क्या आप उतारेंगे? अरे भैया, ये सीढ़ी इस समय ऐसी है कि अगर इस पर एक मक्खी भी बैठ जाएगी तो ये गिर जाएगी, इतनी ज़्यादा लिमिटिंग कंडीशन में है। ना पीछे कर सकते हैं, ना इस पर कोई वेट रख सकते हैं, अपना पैर नहीं रख सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सीढ़ी किसी काम की है नहीं। अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा हूँ, जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में बनी हुई सीढ़ी आपके किसी काम की नहीं है, इस पर आप चल कर ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटाएंगे, है ना। तो फिलहाल तो हमें सीढ़ी पर चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पहले ये जान ले कि ये सीढ़ी अभी चढ़ने लायक क्यों नहीं है, अभी क्या इसकी इक्वेशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जब इसको चढ़ने लायक बनाएंगे तो फिर कुछ करना होगा, देखेंगे। फिलहाल हमें ये करना है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सीढ़ी, एक लैडर सीमांत घर्षण की अवस्था में जब होती है तो उस पर क्या क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम काम करती हैं, क्या क्या फोर्सेस काम करते हैं, उसकी एक समझ डेवलप करनी है। तो करना क्या है, अल्टीमेटली हमें इस सीढ़ी का FBD बनाना है, ठीक है। चलिए, अब FBD बनाने के लिए बहुत ध्यान से कुछ बातें देखनी पड़ेंगी, ठीक, वही देखनी पड़ती हैं, हर इंडिविजुअल बॉडी की FBD बनानी है। तो फिलहाल तो हमें दीवार की FBD बनानी नहीं है, फर्श की बनानी नहीं है,
इसी लैडर की बनानी है, तो इस लैडर पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं। क्या क्या फोर्स काम करेंगे? पहला, लैडर का वेट होगा। दूसरा, लैडर पर लगने वाली सभी प्रकार की रिएक्शंस होंगी, वो रिएक्शन चाहे दीवार से आती हो चाहे फर्श से आती हो। तीसरा, लैडर पर लगने वाले सभी जगह पर सभी प्रकार के फ्रिक्शन फोर्स होंगे। इन सब को एक साथ दिखा पाएँ, उसी को डायग्राम को हम कहेंगे FBD। ठीक है, चलिए, तो अब FBD बनाने के लिए हमेशा की तरह हमें कुछ लाइनें खींचनी पड़ती हैं, जिन लाइनों पे हम फोर्सेस को दिखाएंगे। तो पता ये चलता है कि भाई इसका वेट है, इसका वेट सेंटर पे काम करेगा, तो हम मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है। इसका मतलब एक लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए जो बॉडी के सेंटर से गुजरता हुआ दिखाई पड़े, बॉडी को हाफ करता, लैडर को हाफ करे, है ना। तो ये लैडर को मैं मान रहा हूँ कि ये हाफ कर रहा है सॉरी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लैडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए इस लाइन पर इसका वेट काम करेगा, ये दिखाना जरूरी है। दूसरा क्या हुआ, एक और है, वो क्या है कि इस पॉइंट पर ये प्लेन है, ये लैडर है, इन दोनों के बीच में रिएक्शंस आएंगी, वो रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी, तो क्योंकि प्लेन वर्टिकल है तो वो रिएक्शन इस लाइन पर होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगी। तो यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी पड़ेगी, इस पर हमारी इस दीवार की रिएक्शंस जानी चाहिए। ठीक है भाई, पैरेलल दिख रहा है, सही है, ठीक, पैरेलल है। वैसे ही फर्श और सीढ़ी के बीच में, फर्श हॉरिजॉन्टल है तो इसकी रिएक्शन वर्टिकल जाएगी, तो यहाँ पर एक लाइन और होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे कि ये इसके वर्टिकल से गुजरेगी। ये 3 लाइनें तो हो गई। अब इसी पर सारे फोर्सेस देखने हैं, और ध्यान रखिएगा हम FBD बना रहे हैं लैडर की, ना कि दीवार की। तो इसको समझने के लिए मैंने एक लैडर डायग्राम और बना रखा है, जिससे कहीं कुछ बात फंसे तो मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ। अच्छा भाई देखिए, FBD का मतलब क्या होता है कि सबको अलग अलग करके देख पाएँ। तो अलग अलग करके देखने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ और बना रखा है, इसी को अलग अलग करके देखेंगे। आइए, कैसे अलग देखेंगे? हम लैडर को दीवार और फर्श से अलग कर दें। चलिए, लैडर को दीवार और फर्श से हमने अलग करके ये रखा, ठीक, ये हुआ लैडर और फर्श को। तो कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है, लैडर और फर्श हवा में आ गई, है ना। इसी पर हमें इसकी FBD देखनी है, ठीक। आइए, तो सबसे पहला काम तो क्या है, पहले FBD यहाँ बनाएंगे फिर वहाँ बनाएंगे। इसके FBD देखें तो आप क्या कहेंगे, इस लैडर का वेट सेंटर पे यहाँ काम करेगा, तो ये वेट हमने नीचे बना दिया W, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जरा, दीवार और फर्श के बीच में ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर एक्शन और रिएक्शन काम करेगा, लैडर इसको दबाएगा, इस तरफ वो एक्शन कहलाएगा और उसी तरफ वॉल इस पर रिएक्शन देगा। मतलब कहा जाए तो इन दोनों के बीच में लैडर इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये एक्शन कहलाएगा, दीवार इस पर इधर फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन कहलाएगा। इसी बात को मैं अपनी भाषा में ऑफलाइन क्लास और आपकी क्लास में भी बताता हूँ कि मैंने दीवार और लैडर के बीच में अपना हाथ डाल दिया, मेरे हाथ में दर्द होगा, वो दर्द कंप्रेशन की वजह से होगा, और हमेशा हम लोग कंप्रेशन का साइन ऐसा बनाते हैं। तो समझने के लिए ये है कि क्योंकि मेरे हाथ में पेन हुआ तो मैंने इसी साइन को बीच में डाल दिया, जिसमें ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी दीवार जो लैडर है वो फर्श को पुश करेगा, नीचे दबाएगा, ये एक्शन कहलाएगा, और फर्श दीवार पे रिएक्शन लगाएगी, ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी आप चाहें तो यही कॉन्सेप्ट लगाएं कि मैंने अपना हाथ डाला, हाथ में कंप्रेशन हुआ तो उसी सिंबल को मैंने यहाँ लगा दिया। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे A कहता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पर B कहता हूँ, तो आप ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी RA और इसकी वैल्यू क्या होगी RB। तो अभी तक सीढ़ी पे कितने फोर्स दिखाई पड़े, रिएक्शन और इधर रिएक्शन भी और इधर वेट, ये 3 फोर्स तो दिखाई पड़ गए। अभी एक फ्रिक्शन फोर्स की बात करना बाकी है। तो क्योंकि हम लोग FBD किसकी बना रहे हैं, FBD बना रहे हैं किसकी, लैडर की, तो हमें दीवार पे लगने वाले फोर्सेस की कोई बहुत ज़रूरत है नहीं।
तो हम क्या कर रहे हैं, दीवार पे लगने वाले फोर्सेस की इसमें बीच में ऐसे गैप कर दे रहे हैं। इससे मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये फोर्स दीवार पे लग रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फोर्स लैडर पे लग रहा है, इसकी ज़रूरत है, ये फोर्स लैडर पे है, ये फोर्स दीवार पे है, हम इसकी एफबीडी बना रहे हैं, तो यही फिगर यहाँ पे आना चाहिए, मुझे यही 3 फोर्सेस दिखाने की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा पहले तो ये काम 3 फोर्सेस यहाँ दिखा दें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। तो पॉइंट ए पर अगर देखें तो लैडर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो लैडर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं कह रहा हूँ आर ए। ऐसे ही इस पॉइंट पे लैडर की बात हो रही है, लैडर की दूसरा फोर्स मैं भूल जाता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है आर बी, ठीक है। यही दोनों फोर्सेज मैंने वहाँ दिखाए, ठीक। इस पर एक वेट काम कर रहा है, लैडर का वेट काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है डब्लू, ठीक है। और वेट की लेंथ इस तरफ यहाँ पे एल है और यहाँ वेट इसका एल है, ये दोनों एल एल है क्योंकि हमने 2l लेंथ ले रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की, बाकी है। आइए देखें फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स की कहानी ये दिखाई पड़ रही है कि ये जो हमारा सीढ़ी है, इसके अंदर जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब मोशन की टेंडेंसी, मोशन करने की इच्छा है ना, इसके अंदर जो मोशन करने की इच्छा कैसी है, सीढ़ी कभी अपने आप हम छोड़ दें तो चढ़ना नहीं चाहती है, ऐसा नहीं चाहती है सीढ़ी ऐसे हो जाए, ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये तो हमें करना पड़ेगा, ये तो हमारी इच्छा हुई। सीढ़ी की अपनी इच्छा क्या है, सीढ़ी हमेशा ही चाहती है कि वो सरक कर ऐसे गिर जाए, ज़मीन पे लेट जाए, है ना। सीढ़ी की इच्छा ज़मीन पे लेट जाने की है ना। एक्चुअली क्या है ना, हर बॉडी की इच्छा ज़मीन पे लेट जाने की ही होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी खड़ी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सीढ़ी का मास कितना है निकाल लेंगे, हाइट इतनी है, इस सीढ़ी में कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। और हर बॉडी चाहती है कि अपने एनर्जी को लोएस्ट लेवल पे ले जाना, तो इसलिए इस सीढ़ी के अंदर क्या इच्छा है कि ये ऐसे लेट जाए जो mgh है 0 हो जाए। बहरहाल एनर्जी से मतलब छोड़िए, वो दूसरा साइंस है, हम अभी खाली ये कहना चाह रहे हैं कि ये लैडर इस तरीके से स्लाइड होना चाहती है। अब जब ये लैडर इस तरीके से स्लाइड होना चाहता है तो लैडर का जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट कह रहे थे, इस पॉइंट को बी पॉइंट कह रहे थे। तो जो हमारा बी पॉइंट है, इसमें मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, जब बी पॉइंट, जब लैडर सरकेगा, स्लिप होके जाएगा, तो बी पॉइंट इस फ्लोर पे आगे की तरफ भागेगा, मोशन करेगा। ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, मोशन है, ध्यान रखिएगा, मैं दिखा रहा हूं मोशन, ये मोशन है। ऐसे ही ये पॉइंट जब ये इधर जाएगा तो ये पॉइंट इसी दीवार पे सरकता हुआ ऐसे करके नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये भी क्या है, फोर्स नहीं है, ये है मोशन, सीढ़ी के एंड पॉइंट का मोशन। लैडर का एंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा, एक इस फर्श पे आगे की तरफ बढ़ेगा और ए पॉइंट दीवार पर नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से सीढ़ी हमारी ऐसे लेट जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कहा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का विरोध करता है, मोशन को अपोज करता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो पॉइंट ए पर लगेगा, जो कि पैदा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, म्यू ए। तो पैदा इसलिए होगा कि नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना पैदा होगा, म्यू ए इंटू आर ए पॉइंट पे म्यू ए इंटू आर ए, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो मोशन को अपोज करेगा, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, जिसका नाम देंगे म्यू ए आर ए। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है। अगर कोई कहे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स दीवार पे लगेगा, तो दीवार पर भी इतना ही लगेगा, लेकिन बात पहले भी हो चुकी है कि इस पर इसका अपोजिट लगेगा, है ना, ये होगा म्यू ए आर ए। लेकिन मजे की बात यह है
कि हमको दीवार से मतलब नहीं है, इसलिए कभी भी हम इस फोर्स का जिक्र नहीं करते हैं। FBD बनी है लैडर की, तो यही फोर्स दिखाया जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि मैं अगर यहाँ पे फोर्स दिखाता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, तो कहूँगा कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, जिसकी वैल्यू है μA/RA। इतनी बात समझ में आ गई। सेम ऐसे ही मोशन इस तरफ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μB है, तो इस मोशन को अपोज करता हुआ एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी, μB/RB, ठीक है ना। और इतना ही फ्रिक्शन फोर्स फर्श पे लगेगा, इस तरफ लगेगा, लेकिन जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यही μB/RB लगेगा। इसकी हमें नीड नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो B पॉइंट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, μB/RB, लेकिन इस तरफ डेवलप होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, μB/RB, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब हमारी सीढ़ी लिमिटिंग कंडीशन पे है तो इतने फोर्सेस सीढ़ी पर लग रहे हैं, लैडर पर लग रहे हैं, दीवार और फर्श पे नहीं। ये बात समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया। अल्टीमेटली वहाँ जो फिगर दिख रहा है वो इस लैडर का है, ना कि दीवार और फर्श का। ये मैंने समझाने की कोशिश की। वैसे इस फिगर की कोई ज़रूरत मुझे है नहीं। अगर समझ में आ गया है तो FBD बन के वो रेडी है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी FBD बन के रेडी है। अब हमें कुछ इसको देखा जाए तो ये इस समय बॉडी एट लिमिटिंग कंडीशन में है, और लिमिटिंग कंडीशन होने का मतलब सरकने वाली है, सरकी तो नहीं है, मतलब बॉडी अभी भी रेस्ट में है। बॉडी अभी भी रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि उस पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हैं। अभी भी हमारी बॉडी किस में है, ये रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, और इस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। जब इस बॉडी के FBD देखते हैं तो पता क्या चलता है कि ये बॉडी की FBD किस टाइप का फोर्स सिस्टम दिखा रहा है। तो समझिए किस टाइप का फोर्स सिस्टम ये बॉडी दिखा रहा है। तो बॉडी में फोर्स सिस्टम आपने पढ़ा है बहुत पहले। एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है, एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है। तो किस टाइप का फोर्स सिस्टम है, तो हर किसी को दिखाई पड़ रहा है कि सारे फोर्स अलग अलग पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इसको इसलिए हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस पे लगाई जाएगी, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी वो नॉन कॉन्करेंट वाली लगेगी, और आपको मालूम है वो तीन होती हैं, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, और सिग्मा m अबाउट एनी पॉइंट इन द स्पेस इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। हम लोग सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब ये लैडर को हम इस कंडीशन पे रखे हैं तो ये इस समय एक एंगल एज्यूम करना पड़ेगा, एक एंगल लेना पड़ेगा, चाहे हम फर्श से ले लें चाहे दीवार से ले लें। तो हमें मान लेते हैं इस समय जब लैडर हमारी लिमिटिंग कंडीशन में है तो ये फर्श से कुछ थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। थीटा डिग्री बना रहा है, कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा ही, तो ये एंगल हमने लिया है थीटा डिग्री। आइए देखा जाए, इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा fx का मतलब ये होता है कि बॉडी पर जितना पूरी सीढ़ी पर जितने फोर्स लेफ्ट लगे हैं उतने ही फोर्स राइट लगे हैं। पूरी सीढ़ी को ध्यान से देखिए, और लेफ्ट राइट कितने फोर्स लगे हैं, राइट हैंड ये, तो इस पे दिखाई पड़ रहा है RA, इधर गया, और लेफ्ट साइड में कितना दिखाई पड़ रहा है, μB/RB। तो इसकी वजह से हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो आती है कि RA इक्वल टू μB/RB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, सिग्मा fx इक्वल टू 0 से। अब जरा बात करें सिग्मा fy इक्वल टू 0, दैट इज सिग्मा fy इक्वल टू 0। ये क्या बताएगा
पूरी बॉडी पर जितने फोर्स ऊपर लगे हैं उतने ही फोर्स नीचे लगेंगे, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ऊपर देखिए, ऊपर क्या लगा है आर बी, ऊपर क्या लगा है म्यू ए आर ए, और नीचे क्या लगा है डब्लू। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आर बी प्लस म्यू ए आर ए इक्वल टू, ऊपर गए दोनों ही, नीचे क्या लगा डब्लू, डब्लू। ठीक है, ये दूसरे दो ही फोर्स हो गए जो ऊपर नीचे लग रहे हैं, दो फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, कोई छूट तो नहीं रहा, मुझे दिख रहा है ऐसे ही, कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन तो बन गई, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब जरा बात करते हैं सिग्मा एम, तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, सिग्मा एम अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाए तो टोटल मोमेंट बॉडी पर 0 होना चाहिए, तभी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो कोई पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए कोशिश करिए कि जहाँ से ज़्यादा फोर्सेस गुजर रहे हों वहीं पे मोमेंट लिया जाए। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि उन फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मोमेंट हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखा है, यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ बी। ठीक है, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी मस्ट बी 0। चलिए मोमेंट लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी पड़ेगी लेंथ वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए देखा जाए पहले तो, क्योंकि लेंथ में हमारे पास क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास है हाइपोटेनस है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई मालूम है, ना लंब मालूम है ना आधार मालूम है। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इनको पता करके रख लें तो थोड़ा करने में आसानी रहेगी, है ना। आइए थोड़ा सा ये काम करके रख लें पहले से, तब मोमेंट लेने में आसानी रहेगी। इस काम को करके रखा जाए, ठीक है, ध्यान से। दिख तो रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दिया है तो भी दिख रहा होगा, है ना। देखें ज़रा कंप्यूटर पे, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें कई ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, और थीटा एंगल दिख रहा है, जो कि दोनों के लिए सेम ही है। तो हमें इसी में साइन थीटा कॉस थीटा लगाकर सारी चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालनी पड़ेगी देखिए ज़रा। जैसे हम मान लीजिए मोमेंट लेंगे म्यू ए आर ए का, फ्रिक्शन फोर्स का, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये चाहिए होगी, है ना। ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट का भी नाम तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है। और ये जो सेंटर है इसका नाम तो मान लेते हैं ओ, और ये जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए होंगे, जैसे हमें चाहिए होगा बी सी, है ना, बी सी चाहिए होगा म्यू ए आर ए के मोमेंट के लिए। तो इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो अगर इसमें हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बेस कितना हो गया बी सी, और कर्ण कितना हो गया ये 2L। तो इससे हमें मिल जाता है कि बी सी इज इक्वल टू 2L कॉस थीटा। ये बी सी की वैल्यू मिलके आ गई, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको लिया जाएगा। ऐसे ही जब आर ए का मूवमेंट लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी ए सी। ए सी लगाने के लिए इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, मतलब ए सी अपॉन 2L, है ना। इससे क्या आ जाएगा ए सी, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा। एक वैल्यू और आ गई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है ना। फिर जब इस वेट का मूवमेंट लेंगे तो हमें ये बी डी चाहिए होगा, है ना, बी डी। बी डी क्या है, छोटे ट्रायंगल का बेस है। तो इसी में फिर से कॉस थीटा अप्लाई कर दें इसी ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, यहाँ ना यहाँ लिख लें, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आप लिखेंगे बी डी डिवाइड बाई, अब की बार कर्ण क्या है एल है, तो एल हो जाएगा, और यू विल गेट बी डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा।
बी डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। इस टाइप से आपको सारी जो चीज़ें थीं वो सामने आ चुकी हैं, कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा जो ना मालूम हो। अब मोमेंट लेने में कोई समस्या नहीं है, आइए मोमेंट लिया जाए। ठीक है, मोमेंट लेने में दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो आर बी और म्यू बी आर बी तो वहीं से गुजर रहे हैं, वो जीरो हो गया। चलिए पहला फोर्स लेते हैं म्यू ए आर ए इसका, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी सी है, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। और इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है जहां मैंने पकड़ा हुआ है, और फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, तो ये कैसा घूमेगा आपकी तरफ से, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। और हम लोगों ने अभी तक जो भी कन्वेंशन लिया है उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव मानते हुए चलते थे और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानते हुए चलते थे। तो ये हुआ हमारा यहाँ से क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या हो गया, प्लस लिखेंगे म्यू ए आर ए, ये तो हुआ फोर्स, इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, म्यू ए आर ए का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है, 2l cos थीटा। दिस विल बी 2l cos थीटा। ये मोमेंट आया फ्रिक्शन फोर्स का पॉइंट ए पर जो लगा है। बात समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं आर ए का, ये फोर्स है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो आप कहेंगे आर ए इंटू ए सी, है ना। और ये भी क्लॉकवाइज होगा तो आप लिखेंगे प्लस का होगा आर ए इंटू ए सी। ए सी क्या है, 2l साइन थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2l साइन थीटा, दिस विल बी 2l साइन थीटा। ये दो मोमेंट तो हो गए। अब बात आती है इसका वेट का, W का। फोर्स ये नीचे लग रहा है, वेट, और ये डिस्टेंस कितना है, बी डी निकाल के रखा हुआ है l cos थीटा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे ये फोर्स नीचे लगेगा तो ये पेन ऐसे घूमेगा। आप देख रहे हैं आपकी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस का होना चाहिए, इसको मैं माइनस का लिख रहा हूँ। कितना है, वेट नीचे काम कर रहा है ना, लैडर का वेट, और डिस्टेंस क्या है, बी डी या डी बी कुछ भी कहा जाए, तो एल कॉस थीटा। ये हो गया एल कॉस थीटा। ये तीसरा मोमेंट हो गया। तीनों मोमेंट हो गए और सबको हम लोगों ने एल्जेब्रिकली सम किया, और फॉर द इक्विलिब्रियम इसे जीरो होना जरूरी है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन निकाल ली। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो न्यूमेरिकल में वेट दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, तो हमेशा हमको ऐसे ही सीढ़ी के बेड़ी बनानी है, और उसके बाद हमें ऐसे ही तीन इक्वेशन मिलेंगी, और हम इन्हीं तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करेंगे। कहेंगे कि सॉल्व एबव 3 इक्वेशंस टू गेट द आंसर। जो भी आंसर आपसे पूछा जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए बस इन्हीं तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है, पहली इक्वेशन है ये लिमिटिंग जो सीढ़ी है उसके लिए है। ऐसी सीढ़ी जो बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन में है, ऐसी सीढ़ी जो आपके किसी काम की नहीं है, इस पर आप पैर जैसे ही रखेंगे, पहला पैर रखेंगे, पहले डंडे पर पैर रखेंगे और थोड़ा सा ही पुश करेंगे, थोड़ा सा अपना वेट उस पर लगाएंगे, तो ये सीढ़ी सड़क के गिर जाएगी। तो अभी ये सीढ़ी हमारे किसी काम की है नहीं। तो अगले वीडियो में मिलें और देखें कि इस सीढ़ी के साथ क्या करें जिससे हमारे काम की हो जाए। अरे ऐसा कुछ साइंटिफिक चीज़ नहीं है। आप करते क्या है, आप अपने घर पे क्या करते हैं, इसी सीढ़ी को क्या करते हैं, फिर से उठाते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से थोड़ा आगे रखते हैं, इसी सीढ़ी को, और दीवार की तरफ रखते हैं, दीवार की तरफ रखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं, फिर सोचते हैं कि अब मैं चढ़ सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर पॉइंट बी जो है पॉइंट सी के थोड़ा और करीब आ जाए तो मुझे पता है चढ़ सकते हैं। लेकिन कन्फर्म है, मुझे मालूम है अभी भी आप कन्फर्म नहीं है कि इस सीढ़ी पर क्या चलते 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 पूरा पहुंच सकता हूं। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा
कि आपने सीढ़ी पर 1 2 3 ऐसे कुछ दूर गए होंगे और फिर डर गए होंगे कि अगर इसके ऊपर मैंने पैर बढ़ाया तो सीढ़ी ये गिरने वाली है ना। ऐसा कई बार आपको लगा होगा। तो इसका मतलब अभी भी पहले लिमिटिंग कंडीशन पे यहाँ थी, फिर जब आप चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच गए, किसी पॉइंट पे पहुँच गए और आपको लगा कि फिर गिरने वाली है, मतलब सीढ़ी लिमिटिंग कंडीशन में फिर से आ गई। अब आप क्या करते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर नीचे उतर के थोड़ा इसको और आगे करते हैं और आगे करके अब चढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा 1-2 बार करके, 2-3 बार करके आप सीढ़ी पर टॉप तक जा पाते हैं। ये कब करते हैं, जब आसपास कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तब ऐसा करते हैं। तो एक केस तो ये हो गया, तब इस पे सॉल्व करना होगा। दूसरा केस क्या हो गया, अगर कोई पकड़ने वाला है कि तो उसे कहते भाई जरा सीढ़ी पकड़ लो। तो इसी सीढ़ी को अगर नीचे से कोई पकड़ लेता है, पकड़ने का मतलब क्या है, पकड़ने का मतलब यही तो है कि वो इस पर सीढ़ी पर एक फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, है ना। वो कहीं भी इस पॉइंट पे पकड़ के लगाए या नीचे, कई बार लोग नीचे पैर लगा देते हैं ना। तो नीचे पैर लगा देने का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे पैर लगा दिया तो पैर से इस तरफ एक फोर्स और आएगा, पैरों की रिएक्शन आएगी, सीढ़ी पैर को धक्का मारेगा और पैर सीढ़ी को रिएक्शन देगा। तो अल्टीमेटली इस सीढ़ी पर चाहे पैर लगा के हम फोर्स लगाएं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से, है ना, चाहे तो आप पैर लगा के नीचे से यहाँ पे पैर लगा देंगे। जब पैर लगा देंगे तो इस पे एक फोर्स यहाँ और आ जाएगा, है ना। ये फोर्स जब आ जाएगा तब आप सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि भाई ये वाला फोर्स कितना हो, ये फोर्स कितना हो, वो आदमी पैर से कितना फोर्स लगाए जिससे कि आप सीढ़ी पर चढ़ पाएँ। या कई बार कहते हैं भाई हाथ से पकड़ लो, तो व्यक्ति सीढ़ी को हाथ से पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है तो मान लेते हैं यहाँ पकड़ लेता है, यहाँ भी क्या करता है, इसी तरफ एक फोर्स लगाता है। तो आप पूछेंगे ये फोर्स कितना हो, है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके रियल लाइफ के हैं सीढ़ी के साथ, वो 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ही। ये कॉन्सेप्ट बेस पे था, इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, मूवमेंट ऐसा ही लिया जाएगा और उसके बाद सॉल्व करना ही पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें ऐड होगी वो करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कहा गया ये फोर्स F है, तो F का मतलब क्या है कि अब इसका एक फोर्स और आ गया जिसका मुझे यहाँ मूवमेंट भी लेना होगा, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो सिग्मा Fx में एक फोर्स और जुड़ जाएगा, इस तरफ जुड़ जाएगा, म्यू बी आर बी जिधर लग रहा है उसी तरफ जुड़ जाएगा, इसी में एक फोर्स प्लस और कर देंगे F, और मोमेंट लेते समय मोमेंट F का भी मोमेंट लेंगे, F इंटू कुछ डिस्टेंस दिया जाएगा, निकालेंगे, वो डिस्टेंस निकाल के इसका मोमेंट लेंगे। इतना ऐड कर देंगे, नई इक्वेशन बन जाएगी, नई बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब शुरुआत हो चुकी है लैडर फ्रिक्शन की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ ठीक ठाक समझ में आया होगा। और अगले न्यूमेरिकल में जब आएंगे तब इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ के आइएगा, जिससे न्यूमेरिकल लगाते समय कोई इशू ना आए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो ये सुंदर लगा हो तो इसको ज़रूर आप लाइक और शेयर करिएगा। अच्छा, एक बात और, इस समय हम लोग इसी चैनल पे लाइव क्लास भी ले रहे हैं, नाइट में, रात में 9 से 10 और 10 से 11 2 घंटे की क्लास डेली चलती है, जिसमें हम लोग इस समय फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनेमिक्स डील कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास उन लाइव वीडियो का नोटिफिकेशंस जाता रहेगा और आपको अपनी तैयारी करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। उन लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, जो एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 2 में, प्री में नहीं, पेपर 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आए हैं उनको वहाँ सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ मिलके। तो आइएगा लाइव क्लास में, सब लोग मिलेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।